हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सर हम अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ, बहुत ही बढ़िया हूँ। और आधे पड़ाव पर पहुंचकर मुझे उम्मीद है कि सेल्स ऑफ गुड एक्ट आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आ रहा है। बस अब थोड़ा सा ही पोर्शन बचा है, राइट? और फिर ये एक्ट है ना, कहानी खत्म हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो आगे बढ़ने से पहले इसी उम्मीद के साथ, इसी जोश के साथ बस छोटी सी बात बता दो, पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? सर पिछले लेक्चर में हमने बहुत ही शानदार जानदार चीज पढ़ ली थी। ठीक है, जागो ग्राहक जागो पढ़ा था, इम्प्लाइड वारंटी पढ़ी थी। ठीक है, और जागो ग्राहक जागो में पढ़ा था किन केसेस के ऊपर जागो ग्राहक जागो नहीं लगता, यानी कि इन केसेस के ऊपर जिनको आप भली भांति जानते हैं, 16, 15, 17 है ना, जो डिटेल में पढ़े थे हमने, इन केसेस के ऊपर जागो ग्राहक जागो नहीं लगता। मतलब ये सारे केसेस अगर कवर होंगे तो इस केस में ग्राहक की जिम्मेदारी नहीं मानी जाएगी, सेलर की जिम्मेदारी मानी जाएगी और सेलर केस हार जाएगा। राइट, स्पेसिफिक ही केस है, जो है सिर्फ वही केस है। इसके अलावा अगर कुछ और डील्स होती हैं, इसके अलावा कुछ और सिचुएशंस होती हैं, तो उसमें जागो ग्राहक जागो लगेगा और उसमें बायर केस हारेगा और सेलर केस जीतेगा। ठीक है, तो स्पेसिफिकली जो केस थे, ठीक है, ये आपको पता ही है, 16(1) कंसीलमेंट, 15(17), 15, 16(2), 16(3), सिर्फ इन्हीं केसेस पर जागो ग्राहक जागो नहीं लगेगा और बायर केस जीतेगा, सेलर केस हारेगा। तो चलिए बिना समय गवाए, ठीक है ना, शुरू करते हैं आज का शानदार जानदार लेक्चर, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी। यानी कि इस टॉपिक में हमें क्या बात जाननी है? ओनरशिप का आपको बताइए, मालिकाना अधिकार कब बायर से, कब सेलर से बायर के पास चला जाएगा, कब एक दुकानदार से ग्राहक के पास ट्रांसफर माना जाएगा कि भाई अब ओनरशिप आपकी हो गई। ठीक है ना, और फिर इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिलीवरी के बारे में, सामान की डिलीवरी, जिसे आजकल के टाइम पे आप बोलते हैं कैश ऑन डिलीवरी। डिलीवरी वर्ड आता है ना, कैश ऑन डिलीवरी, सीओडी, यानी कि कैश आप तभी देते हो जब अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से आपके पास सामान डिलीवर्ड होता है। तो डिलीवरी, सामान की डिलीवरी के बारे में, पहुंचाने के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो पहले बात करते हैं पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी की। किसकी बात करते हैं? प्रॉपर्टी। अब मुझे बता दो, क्या यह बताने की जरूरत है कि प्रॉपर्टी क्या होती है? बताना जरा, क्या बताने की जरूरत है? प्रॉपर्टी क्या होती है? बचपन से पढ़ते आ रहे हो सेल्स ऑफ गुड एक्ट के, बचपन से, कि प्रॉपर्टी का मतलब होता है सर ओनरशिप। ठीक है ना, चीख चीख के लिखा है, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स पासिंग ऑफ ओनरशिप। ठीक है, यानी कि गुड्स का मालिकाना अधिकार किसको दे दिया गया है? ग्राहक को दे दिया गया है। भैया अब ये गुड्स तुम्हारे हो गए, तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सर बात बिल्कुल समझ में आ चुकी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, यही लिखिए, बच्चों वाली बात है। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इंप्लाइज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप आपकी हो गई। अब ओनरशिप से पता क्या होता है? ओनरशिप से छोटी बात यह है, जो पहले भी मैंने आपको बताया, जिसकी लाठी उसी की भैंस, यानी कि जिसकी ओनरशिप है ना, जिसकी ओनरशिप होगी उसी का ही रिस्क माना जाएगा। तो इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है कि ओनरशिप कब है। अगर ओनरशिप मेरी है और मैं सेलर हूं, ठीक है, तो मेरा रिस्क माना जाएगा, मुझे लॉस मुझे झेलना पड़ेगा। अगर मैंने ओनरशिप यानी कि वो गुड्स बायर के हाथ में दे दिए और ओनरशिप उसकी चली गई उस पॉइंट पे, तो उसके हाथ से छूटने के बाद वो लॉस वो झेलेगा। बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इसको एक वर्ड से कंपेयर करते हैं, पोजीशन। अब देखो, ओनरशिप का मतलब क्या होता है? ओनरशिप का मतलब होता है कि आपके पास उसका अधिकार है, मालिकाना। और पोजीशन का मतलब क्या होता है? कि मैं उसको यूज करने का राइट रखता हूं या नहीं रखता। सबसे बेस्ट एग्जांपल है एजेंट। ठीक है, मैं प्रिंसिपल हूं, मालिक हूं, और मिस्टर एक्स मेरे एजेंट हैं, राइट? तो देखो, गुड्स की ओनरशिप, ओनरशिप मतलब उस गुड्स का टाइटल, ठीक है ना, उस गुड्स का ओनर, ओनरशिप तो मैं हूं, लेकिन मेरा एजेंट है, एजेंट उन गुड्स को लिए डोर टू डोर जाता है, घंटे में टिंग टोंग, सर हमारा ये प्रोडक्ट है, क्या आप इसे खरीदना पसंद करें, एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है,
तो देखो गुड्स की फिजिकल पोजीशन यानी गुड्स किसके पास है, गुड्स तो एजेंट के पास है। हाँ सर बिल्कुल बात समझ में आ गई। लेकिन उसके ओनर होने का अधिकार, उसका मालिक होने का अधिकार क्या है, वो मेरे पास है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जज साहब ये कहना चाह रहे हैं कि आप ओनर हैं लेकिन उस गुड्स का पोजीशन यानी उसको रखने का अधिकार किसी और को आपने दे रखा है, और यही होता भी है। समझ में आई ना बात। तो देखो ये लिखी है बात। फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल सेंड गुड्स टू हिज एजेंट। ठीक है, प्रिंसिपल समझ गया ना, यानी कि प्रिंसिपल ने अपने एजेंट को सामान दे दिया, उसने सिर्फ उसको फिजिकल पोजीशन दी है, यानी कि उसको रखने का अधिकार दिया है। क्या करने का, रखने का अधिकार दिया कि भाई तू अपने पास रख ले, जब भी कोई ग्राहक आए उसे झट से दिखा देना कि सर ये हमारे गुड्स हैं, बताइए आपको खरीदना है या नहीं खरीदना, मोल भाव कर लेते हैं। लेकिन वो उसका ओनर नहीं होगा। ग्राहक अगर उस एजेंट से पूछेगा, है ना, ग्राहक अगर उस एजेंट से पूछेगा कि भैया ये तुम्हारा ही है, तो वो क्या बोलेगा, नहीं सर ये मेरा नहीं है, ये तो हमारी कंपनी का है। यानी प्रोडक्ट किसके नाम से जनरेट हो रहा है, वो कंपनी के नाम से जनरेट हो रहा है, उस पे लोगो भी किसका लगा होगा, कंपनी का ही होगा, राइट, अगर वो किसी कंपनी के थ्रू बनाया जाता है। ठीक है ना। तो ग्राहक क्या बोलेगा, सर मैं उसका ओनर नहीं हूं, ओनर तो सर कंपनी है। आगे बात समझ में आ चुकी होगी। ऐसी प्रिंसिपल केस में तो ग्राहक क्या बोलेगा, सर मैं तो ओनर नहीं हूं, मैं तो एजेंट हूं, ओनर तो कहां है, ओनर तो ऑफिस में बैठे हैं सर, है ना, राइट, उनका ही गुड्स है और वो ही मेरे प्रिंसिपल भी हैं। हेयर क्या देखो क्या बात लिखी है, साफ साफ शब्दों में लिखी है, हेयर द प्रिंसिपल इज द ओनर। ठीक है, बट ध्यान से देखेंगे भाई और ध्यान से, नॉट हैविंग द पोजीशन, प्रिंसिपल मालिक तो है उस गुड्स का, ठीक है, राइट, लेकिन उसके पास पोजीशन नहीं है। बट अगला सिनेरियो देखो, एजेंट क्या है, एजेंट हैविंग द पोजीशन, एजेंट के पास उन गुड्स की पोजीशन है, यानी वो सामान एक्चुअली में एजेंट के हाथों में है, लेकिन हाथों में सामान होते हुए भी वो ओनर नहीं है, वो किसी को ये नहीं बोल सकता ये मेरा गुड्स है। तो क्या लिखा है, पोजीशन तो है कि उसके पास वो रखा है सामान, बट इज नॉट द ओनर, पर वो उसका ओनर नहीं होता। तो बात आपको समझ में आ चुकी होगी, राइट। हम यहां किसकी बात करने वाले हैं, हम यहां ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप की बात करने वाले हैं, पोजीशन की बात नहीं करने वाले हैं। गुड्स किसी के पास भी हो, किसी के पोजीशन में भी हो, हमें तो ये चेक करना है उसका ओनर कौन है, और जो उसका ओनर होगा लॉस भी वही झेलेगा। अगर ओनर बायर है तो बायर का लॉस है खराब होते ही, और अगर ओनर सेलर है तो सेलर का लॉस होगा खराब होते ही। तो दैट मीन्स कॉन्सेप्ट ये कहता है पोजीशन से कोई लेना देना नहीं है, गुड्स कहां रखे हैं, किसके पास रखे हैं, ये जानना जरूरी नहीं है। जानना क्या जरूरी है, जानना सिर्फ ये जरूरी है कि उसका मालिक कौन है, ओनर कौन है। आई होप बात समझ में आई होगी। तो ओनरशिप के बारे में ही देखेंगे कि क्या बात लिखी है। तो देखो अगले सेक्शंस में यानी कि सेक्शन 19 में क्या बताया जा रहा है, रूल्स रिलेटेड टू पासिंग ऑफ ओनरशिप, यानी कि ओनरशिप के रूल्स बताए जा रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है, बहुत ध्यान समझना, बहुत ही मजेदार चीज है। ओनरशिप के रूल्स, यानी कि इन रूल्स को पढ़ने के बाद, लॉ को पढ़ने के बाद, देखो लॉ से ऊपर कुछ नहीं है ना, अपना दिमाग नहीं लगाना, लॉ को समझ के उसको अंडरस्टैंड करना है कि कहना क्या चाह रहा है लॉ। लॉ ने पहले ही बता दिया, लॉ ने कहा झगड़ा नहीं करने का भाई और बहनों, झगड़ा नहीं करने का। दूसरे मैं पहले ही बता रहा हूं, अगर ऐसा हुआ, सिचुएशन ऐसी बनी जो हम पढ़ेंगे, तो भैया ओनर बायर है, और अगर सिचुएशन ऐसी नहीं बनी तो भैया ओनर सेलर है। पहले बता दिया, ठीक है ना, सीधी बात, नो बकवास, स्प्राइट की तरह। तो जज साहब ने पहले क्या बोला, जज साहब ने बोला पहले पढ़ेंगे भाई 19(1), ठीक है ना। किसके बारे में बात करेगा, सुनना ध्यान से, अगर गुड्स स्पेसिफिक है या फिर गुड्स असर्टेन है, असर्टेन, याद आया, असर्टेन। अब बताओ, यानी कि गुड स्पेसिफिक कौन से होते हैं, जो नजर के सामने जिगर के पास, जो नजर के सामने है जिगर के पास है, ठीक है ना, आपको दिख रहे हैं, वो स्पेसिफिक होते हैं। असर्टेन कौन से होते हैं, याद आ रहा है, असर्टेन, क्वांटिटी एक्सट्रैक्टेड,
आइडेंटिफाइड एंड सेट असाइड, यानी आपने कुछ गुड्स को छांट लिया, ठीक है ना, एक्सट्रैक्ट कर लिया और अलग से रख लिया, भाई इन गुड्स का कांटेक्ट करूंगा मैं, इन्हें खरीदूंगा, मैंने पहले चूज कर लिया, इन्हें खरीदूंगा, ठीक है ना। और स्पेसिफिक कौन से आते हैं, उन चूज्ड गुड्स को जब मैं कॉन्ट्रैक्ट में बदल देता हूं, भाई अब बिल बना दे, ये ले जा रहा हूं घर, बिल बना दे, तो वो क्या बन गया, स्पेसिफिक बन गया, ठीक है। आयो बात समझ में आ चुकी होगी, सेक्शन 6 में हम पढ़ चुके हैं पहले। अगर गुड्स, यहां देखते हैं क्या लिखा है, अगर गुड्स स्पेसिफिक है या असर्टेन है, तो उन गुड्स की प्रॉपर्टी मतलब उन गुड्स की ओनरशिप, बताओ उन गुड्स की ओनरशिप कब पास हो जाएगी, यानी उस गुड्स की ओनरशिप सेलर से बायर के पास कब चली जाएगी, व्हेन पार्टी इंटेंडेड टू पास। सर ये क्या लिख दिया, अजीब सी बात, व्हेन पार्टीज इंटेंडेड टू पास, यानी कि जब पार्टी की इंटेंशन होगी, जब पार्टी चाहेगी कि वो गुड्स बायर की ओनरशिप में चले जाएं, है ना। यानी कि बात अजीब सी लिख दी, कोई कहने वाली बात नहीं, अजीब सी बात है ना। इसे मती कहते तो भी हम यही मानते कि भैया जब दोनों की इंटेंशन होगी, जब मैं कहूंगा क्या भाई अब ये गुड्स तेरे हो गए, ठीक है, तो तभी सामने वाले की ओनरशिप हो जाएगी, राइट। लेकिन फिर इस बात को एक्सप्लेन किया गया बहुत डिटेल में, किसके द्वारा, केसेस के द्वारा और अगले सेक्शन के द्वारा। जज साहब ने बोला भाई सेक्शन 19(1) तो सिर्फ एक छोटी सी बात कहता है, व्हेन पार्टी इंटेंडेड टू पास, यानी कि जब पार्टी चाहेगी तब ओनरशिप पास हो जाएगी। सेक्शन 20 ने कहा तो बेकार की बात है, हम बताएंगे। 19 की मत सुनो भाई साहब, आप रहने दो, आप तो बेकार की बात कर रहे हो। 20 की सुनो, 20 कह रहा है पार्टी की इंटेंशन कब पास होती है, यानी कि हम कब मान लेंगे कि इस टाइम पर या इस इंटेंशन पर ही ओनरशिप जाती है। तो सेक्शन 20 ने कहा इधर ध्यान दो कि भाई अगर गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है, बात आती है सर डिलीवरेबल स्टेट का मतलब क्या होता है। डिलीवरेबल स्टेट का मतलब होता है एक ऐसे गुड्स जिनको आप रेडी टू यूज कर सकते हो, यानी घर ले जा सकते हो, जैसे ये, अब ये सेल है, ये पता डिलीवरेबल स्टेट है। डिलीवरेबल स्टेट का मतलब कि जैसे आप दुकानदार से बोलोगे ना भैया 4 सेल दे देना जरा, वो देखेगा भैया 25 रुपए का एक सेल है फॉर एग्जांपल, भैया 100 रुपए दे दो, ये डिलीवरेबल स्टेट में है, बस वो उठाएगा और आपके हाथ में दे देगा। डिलीवरेबल स्टेट, वो डिलीवरेबल स्टेट मतलब झट से वो आपके पास जा सकते हैं, वो ऐसी स्टेट में है जब उनकी डिलीवरी हैंड टू हैंड की जा सकती है कि नहीं बात। ऐसे ही आप चिप्स के पैकेट, नमकीन के पैकेट खाते हैं, वो भी डिलीवरी स्टेट में जस्ट निकाला और आपको दे दिया। अब मैं ये लेके आया, ठीक है ना, स्केच पेन, अब मैंने कहा भैया पूरे स्केच पेन का पैकेट दे दो, राइट। अब क्या इसे बनाएगा वो, सर भी बन रहे हैं, भी आधा घंटा लगेगा बनने में, नहीं, वो उसके पास रखे हैं उसकी टेबल पे, वो उठाएगा और मुझे देगा, सर ये लो पकड़ो, निकालो 50 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ, ये पेन का पैकेट क्या है, डिलीवरेबल स्टेट में है, एक ऐसी स्टेट में है, एक ऐसी सिचुएशन पे है कि आप उसे झट से, ठीक है ना, पैसे पकड़ते ही सामने वाले को डिलीवर कर सकते हैं, ले भाई ले जा। तो इसे बोलते हैं डिलीवरेबल स्टेट। डिलीवरेबल स्टेट यानी कि आप जितने भी पैकेट गुड्स खरीदते हैं, चाहे वो नमकीन का पैकेट हो, चाहे वो बिस्किट का पैकेट हो, आपने कोई कॉपी खरीद ली, आपने कोई बुक खरीद ली, आपने बॉटल ले ली, है कि नहीं बात, राइट, पेन ले लिया, ये सारी की सारी चीजें डिलीवरेबल स्टेट में मौजूद होती है। बस आप जाओ, ठीक है, पैसे दो, सामान सीधा आपके हाथ में डिलीवर्ड, सीधा आपके हाथ में डिलीवर्ड। तो जो सामान रेडी टू मूव है, आप उसे ले जा सकते हैं अपने घर, उसे बोलते हैं डिलीवरेबल स्टेट। ठीक है सर, बात बिल्कुल समझ में आ चुकी है। सेक्शन 20 बोलता है अगर गुड्स ऑलरेडी डिलीवरेबल स्टेट में है, ठीक है ना, तो डिलीवरेबल स्टेट मींस सच स्टेट दैट बायर वुड बी बाउंड टू टेक द डिलीवरी। बायर की जिम्मेदारी बनती है कि भाई अब तू ले जाकर, वो उसे डिलीवरी लेनी ही पड़ेगी, उसे सामान लेना ही पड़ेगा। वो नहीं बोल सकता कि भाई इसे कैसे पकड़ूं, सेल है हाथ में पकड़ के ले जाओ, बात खत्म, ठीक है ना, उसको डिलीवरी लेनी ही पड़ेगी, लेना ही पड़ेगा सामान, ठीक है। उसकी ओनरशिप कब पास होगी, अगर कोई सामान डिलीवरेबल स्टेट में है तो उसकी ओनरशिप कब पास होगी, बताओ। ये डिलीवरी स्टेट में है, मैं दुकान पे गया, मैंने कहा भैया 4 सेल दे दो, ये लो पकड़ो पैसे, ठीक है, ये डिलीवरेबल स्टेट में पहले से। इसकी ओनरशिप कब जाएगी, तो मैं लगेगा सर पैसे देती ओनरशिप जाएगी, ना मुन्ना ना। जैसे ही ये सेल मेरे हाथ में आ गए, ठीक है, तो मेरे हाथ में आते ही ओनरशिप चली जाएगी मेरे पास ना, फिर कब। तो जज साहब ने पता क्या बोला, चाहे ये आपके हाथ में आए हो या ना आए हो,
रख दो दुकान पे वापस, ठीक है। चाहे आपने पैसे दिए हो या ना दिए हो, बहुत ध्यान समझना, बहुत जबरदस्त बात है ये। चाहे आपने पैसे दिए हो ना दिए हो, कोई मैटर नहीं करता। चाहे आपके हाथ में गुड्स हो या ना हो, कोई मैटर नहीं करता। चाहे वो दुकान के अंदर ही रखे हो, आपकी ओनरशिप, बायर की ओनरशिप तभी मानी जाएगी जैसे ही उसका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। इसलिए सुनना ध्यान से, बच्चे एग्जाम में गलती कर जाते हैं और वो गलत लिखाते हैं, इसलिए मैंने खतरा बना रखा है जानबूझकर। खतरा, खतरे का मतलब है कि भाई बहुत डेंजर बात है ये, इसे एग्जाम में गलतियां हो जाती है बच्चों से, इसलिए खतरा बना के पहले दे रखा है तुम्हें, ताकि तुम जब पढ़ो इसे तो तुम्हें पता लग जाए सर ने खतरा बना रखा है, कुछ तो गड़बड़ है कि नहीं बात। तो इसका मतलब क्या है, जो सामान डिलीवरी स्टेट में उसकी ओनरशिप कब जाएगी, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि जब वो मेरे हाथ में आया, जब वो मेरे हाथ में आया ओनरशिप नहीं गई, मैंने उसके पैसे दे दिए ओनरशिप नहीं गई। ओनरशिप कब जाएगी, जब मैंने उसके कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया, मैंने जब वो कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। सर समझ गए बात। एग्जाम्पल देखो, ठीक है ना, और जबरदस्त तरीके से बात समझ में आ जाएगी। सर एग्जाम्पल क्या लिखा है, देखो एक्स बॉट, ठीक है, एक्स क्या लेके आ रहे हैं भाई साहब, गेहूं लेके आ रहे हैं, वीट लेके आ रहे हैं, राइट, 1000 kg, ठीक है, रेट 10 रुपए पर केजी है। उन्होंने कहा कि भाई पैसे दे दूंगा, ठीक है ना, अगले महीने की 1 तारीख को। कब, वीट इज टू बी डिलीवर्ड एट एक्स गो डाउन। अब गोड ऑन नहीं है ये, ठीक है ना, गो डाउन है, राइट। वीट क्या हो गया, वीट इज टू बी डिलीवर्ड, कहां डिलीवर होते हैं, एक्स से गो डाउन पर, ऑन द फॉलोइंग डे, अगले दिन। समझना ध्यान से। फायर, ओहो दैट मींस तो क्या लिखा है, आग लग गई और सारी की सारी क्वांटिटी गेहूं की जल गई। अब बताओ, ठीक है ना, अब जलने के बाद लॉस किसका माना जाएगा, किसका लॉस माना जाएगा, सोच समझ के जवाब देंगे। बोलो एक्स का या वाई का। तो जज साहब ने क्या बोला, जज साहब ने बोला एक्स इज लायबल टू पे द प्राइस बिकॉज द ओनरशिप ऑफ व्हीट हैज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वाई टू एक्स ऑन मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया तभी वो किसकी ओनरशिप में आ गए, ठीक है, तभी वो एक्स की ओनरशिप में आ गए। आइए बात समझ में आई होगी, ठीक है। इवन दो प्राइस हैज नॉट बीन पेड एंड गुड्स हैव नॉट बीन डिलीवर्ड, चाहे प्राइस पे हुआ ही नहीं है, ठीक है ना, एक्स के द्वारा, और गुड्स भी डिलीवर नहीं हुए हैं वाई के द्वारा, कोई मैटर नहीं करता। वही वाली बात अभी बताई, कोई मैटर नहीं करता ये गुड्स मेरे पास आ गए या नहीं आ गए, मैंने इनका प्राइस दे दिया या नहीं दे दिया, कोई मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, आपके पास ओनरशिप कब आई है, और ओनरशिप कब आएगी, अगर कुछ डिलीवरी स्टेट में है तो ओनरशिप आएगी जब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बना और ओनरशिप आ गई, तो ओनरशिप के आते ही बायर के पास, बायर को लॉस झेलना पड़ेगा, जैसे इस केस में हुआ। तो आई होप बात बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी, केस एकदम बढ़िया तरीके से आप समझ चुके हैं। समझ आ गया तो अगला देखो, अगला सेक्शन 21, सेक्शन 20 ने क्या बोला, सेक्शन 20 ने बोला अगर गुड्स स्पेसिफिक हैं, ठीक है ना, राइट, या फिर अनसर्टेन है और डिलीवरेबल स्टेट में है, तो ओनरशिप कब जाएगी, जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगला देखो, अगर गुड्स, ठीक है ना, स्पेसिफिक है, समझ रहे हो बात, राइट, और वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है। सर डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है मतलब, अब मान लो भैया तुम छोले भटूरे खरीदने गए, सर फिर से छोले भटूरे, ठीक है, तुमने कहा भैया 1 प्लेट छोले भटूरे पैक कर दो ना, राइट। तुमने, है ना, मान लो उसकी स्लिप भी कटवा ली, बीकानेर वगैरह हल्दीराम वगैरह पे, है ना, अगर बताओ स्लिप कट चुकी है, यानी कि एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, लेकिन वो तुम घर कैसे लेके जाओगे, छोले भटूरे, छोले तो उसने, है ना, कढ़ाई में रखे हैं, ठीक है, और भटूरे वो चल रहा है, तो घर कैसे लेके जाओगे, सोचो, जेब में रख के, सर भटूरे तो यहां रख लूंगा मैं, ठीक है ना, सर छोले कैसे लेके जाऊं, ओहो छोले मुंह में भर के ले जाता हूं घर में, है ना, फिर घर पर जाके निकाल देंगे छोले मुंह में से, है ना, अरे सर ऐसी बातें कर रहे हो मजाक कर रहा है ना, सर चटनी कहाँ रखूं, है कि नहीं बात, अचार कहाँ रखूं, ये वाली जेब में चटनी, ये वाली जेब में अचार, ठीक है, अपर पॉकेट में भटूरे रख दिए, तो बताओ कैसे ले जा सकते हो, नहीं ना,
इसका मतलब गुड्स आपके अभी डिलीवरेबल स्टेट में है ही नहीं, तो वो गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में कब आएंगे? वो गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में कब आएंगे? जब वो उन्हें पैक कर देगा। तो जज साहब ने बोला अगर आपके स्पेसिफिक गुड्स हैं, ठीक है, और वो अभी डिलीवरेबल स्टेट में है ही नहीं क्योंकि ऐसे ही पड़े हैं, उनकी ओनरशिप कब जाएगी? उसकी ओनरशिप जब जाएगी, जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब नहीं, जब वो डिलीवरेबल स्टेट में ला दिए गए हैं। When the goods are put in a deliverable state and buyer has notice thereof, और बायर को बता दिया सर ये गुड्स पैक हो गए हैं आपके, अब ये आपका थैला, इसे ले जाना है घर, आराम से खाना। समझ में आ गई ना बात? राइट। अब एक बात देखो, सिंपल सी बात, वो भटूरे कढ़ाई से, है ना, बना रहा था, कढ़ाई से निकाल रहा था, निकालते निकालते वो नीचे गिर गया जमीन पे, तो क्या तुम उसके पैसे दोगे? बताना, प्रैक्टिकली सोचो, प्रैक्टिकली दिमाग लगाओ, ये आपके साथ चलता है लॉ, क्या उससे तुम पैसे दोगे? वो कह रहा सर ये आपका ही तो था, आपका ही टोकन था, आपके निकाला था, नीचे गिर गया, सर मैं तो एक ही भटूरा दूंगा, दूसरा नहीं दे सकता मैं, एक गिर गया तो आपका लॉस है। नहीं, आपको पता है, क्या आप उससे बोलोगे भैया मेरी गलती है गिर गया? नहीं ना, आपकी गलती है ना, आपसे गिरा है ना, मुझे तो 2 ही भटूरे पैक करोगे एक प्लेट में, दूसरा नया बनाओ फ्रेश ताजा। इसका मतलब जाने अनजाने आपने पता है इसमें कौन सा लॉ लगा दिया? ये वाला, क्योंकि वो भटूरा अभी डिलीवरेबल स्टेट में आया ही नहीं था, तो उसका लॉस आप नहीं झेलोगे। लेकिन वो पैक कर दिया गया और डिलीवरेबल स्टेट में आ गया और आपको पता लग गया, ठीक है, और उसके बाद वो गिर गया, आपने जैसी पॉलिथीन उठाई वो गिर गई, वो खराब हो गया, तो फिर आपका लॉस है, बिकॉज स्पेसिफिक गुड्स था जो डिलीवरेबल स्टेट में आना था, वो डिलीवरेबल स्टेट में आ गया, ओनरशिप आपकी होगी, आपकी ओनरशिप होती, आपका लॉस माना जाएगा। सर मजा आ गया, ठीक है ना? क्या जबरदस्त लॉ है। एग्जाम्पल देख लो, सेम लिखा है ना, मजा ही आ जाएगा आपको पढ़ के। एक्स बॉट फ्रॉम वाई बैग ऑफ व्हीट, भटूरे की जगह, छोले भटूरे की जगह क्या व्हीट है, ठीक है ना, सेम एग्जाम्पल जैसे ऊपर था। लेकिन वाई हैड टू पुट द व्हीट इन बैग्स टू डिलीवर, यानी कि वाई को क्या करना था? गेहूं जो है उन्हें बैग में भरना था। वाई ने कुछ तो गेहूं भर दिए बैग में एक्स की आंखों के सामने, बट बिफोर रिमाइंडर कुड बी फिल्ड, यानी कि बाकी गुड्स गेहूं भरने से पहले फिर से आग लग गई, जैसे ऊपर लगी थी, आग लग गई, ठीक है, और सारी की सारी क्रॉप, ये सारे के सारे व्हीट क्या हो गए? डिस्ट्रॉय हो गए। तुम जज की कुर्सी पे बैठे हो, तुम्हारे सामने एक केस आया, फैसला क्या सुनाओगे इस केस का? ठीक है, तो देखो जज साहब ने क्या बोला। जज साहब ने बोला एक्स इज लायबल टू पे द प्राइस फॉर द व्हीट विच वॉज पुट इन टू बैग। यही तो लगा सर, हमें भी यही लग रहा था सर, ठीक है। वही बात बताओ, जो बैग में भर दिए गए हैं उसकी आंखों के सामने, ये तो लिखा है नोटिस, और बायर के पास का नोटिस भी पहुंच चुका है उसकी आंखों के सामने, तो उसकी ओनरशिप तो तभी किसके पास चलेगी? बायर के पास। लेकिन जो व्हीट अभी भरे नहीं गए हैं बैग के अंदर, उसकी ओनरशिप बायर की नहीं है। ये तो लिखा है बिकॉज ओनरशिप इज रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स हैज बीन पास्ड व्हेन बाय पुट द व्हीट इन द बैग एंड बायर हैज नोटिस देयरऑफ। तो जितने गुड्स भर दिए बैग में उसकी ओनरशिप चलेगी, वो झेलना पड़ेगा एक्स को, बाकी वाई की जिम्मेदारी रहेगी। सर मजा आ गया? कोई टेंशन नहीं है, बहुत ही आसान सी बातें लिखी हैं, राइट। सेक्शन, ठीक है, 20, 21 हो गया। देखो 22 क्या कहता है? 22 कहता है, ठीक है, गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट किया, स्पेसिफिक गुड्स का, वो डिलीवरेबल स्टेट में पहले से ही मौजूद है, डिलीवरेबल स्टेट में पहले से ही मौजूद है। अजीब बात है, लेकिन फिर भी सेलर हैज टू डू सम एक्ट, सेलर उसके साथ कुछ करना चाहता है। सर कुछ होता है तो कुछ करना चाहता है, क्या करेगा उनके साथ? जैसे कि गुड्स पहले से ही डिलीवरेबल स्टेट में है, तो उनको वो चेक करना चाहता है कहीं एक्सपायर तो नहीं हो गए। सर मैं एक्सपायरी डेट चेक कर लूं, ठीक है। मिठाई वाले की दुकान पे जाते हो ना, जैसे कई बार आप बीकानेर, है ना, हल्दीराम वगैरह पे गए होंगे, तो उन्होंने पहले से ही कुछ मिठाई के डब्बे बना रखे होते हैं, प्राइस टैग लगा रखा होता है, ये डब्बा 1000 रुपए का है, इसमें 4 तरह की मिठाई है। फिर अगला डब्बा बना दिया, सर इसमें 4 तरह की मिठाई है, ये डब्बा 799 रुपए का है। हाँ सर ऐसा देखा है, डिस्प्ले में देखा है ना, इस तरीके से गुड्स या मिठाई रखी रहती है,
ऐसे वो पहले से ही डिलीवरी स्टेट में पैक करके रखते हैं। आप झट से क्या बोलो, भैया ये वाला दे दो, मुझे ये वाला कॉम्बिनेशन पसंद आ रहा मिठाई का, लेकिन फिर भी क्या वो झट से उठा के आपको देते हैं? नहीं। आपको लगता है 1 किलो का तो है, फिर भी वो आपके सामने क्या करना चाहते हैं, उसे फिर से तोलना चाहते हैं, फिर से वेट करना चाहते हैं, ठीक है ना। तोलने के लिए क्या करेगा, वो कहेगा सर ये डब्बा वैसे 1 किलो का है, पर फिर भी मैं आपकी आंखों के सामने इसको तोलूंगा ताकि आपको ये तसल्ली हो जाए कि हाँ भाई वाकई में 1 केजी ही है, हम बेईमानी नहीं कर रहे कम देकर। तो जज साहब ने क्या बोला कि भाई वो काम क्या करना है, सम एक्ट क्या हो सकता है, उसको फिर से चेक करना, उसको फिर से तोलना, ठीक है ना, राइट। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो ओनरशिप कब पास होगी? ओनरशिप उन गुड्स की जो डिलीवरेबल स्टेट में पहले से ही मौजूद है, उनकी ओनरशिप कब पास हो जाएगी, बायर के ऊपर कब पास हो जाएगी? जब वो एक्ट जो उसे करना है, ठीक है ना, वो एक्ट कर देगा। यानी कि जब वो दुकानदार क्या कर देगा, उसे तोल कर आपको दिखा देगा। तो सेलर हैज डन दिस एक्ट टू असरटेन द प्राइस एंड द बायर हैज नोटिस देयर ऑफ। बिल्कुल आपके सामने तोल देगा, सर ये देख लो मीटर में 1 केजी आ रहा है पूरा, राइट। अब देखो यही समझ में ना बात, यही एग्जाम्पल लिखा है, एक्स बॉट फ्रॉम वाई बैग ऑफ वीट्स। फिर से गेहूं है, गेहूं ही गेहूं है चारों तरफ, ठीक है, 10 रुपए पर केजी के हिसाब से, ठीक है जी। वाई हैड टू वेट, देखो एग्जाम्पल दिया ना, वाई को है ना उसका तोलना अभी बाकी है, डिलीवरी स्टेट में तो है पर वो फिर भी आपकी आंखों के सामने तोलेगा तसल्ली के लिए। बिफोर वेटिंग, ठीक है ना, तोलने से पहले फिर से डिस्ट्रॉय हो गए, या सर ये गेहूं में क्यों आग लग रही है इतनी, ठीक है ना, फिर से डिस्ट्रॉय हो गए सारे के सारे गेहूं। बताओ क्या एक्स उसके लिए लायबल होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि ओनरशिप नहीं गई ना मुन्ना, देखो ध्यान से, एक्स इज नॉट लायबल टू पे द प्राइस बिकॉज द ओनरशिप ऑफ गुड्स हैज नॉट पास्ड फ्रॉम वाई टू एक्स, ठीक है ना। ओनरशिप अभी पास ही नहीं हुई है। ओनरशिप तो कब पास होती? जब वो वेट कंप्लीट कर देता, तोलना कंप्लीट कर देता और बता देता बायर को, भाई देख लो काम पूरा हो चुका है। आई होप बहुत आसानी से, बहुत मजेदार तरीके से आप समझ चुके हैं 20, 21 और 22 क्या बोलता है। सर बिल्कुल समझ गए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखो ऊपर क्या पढ़ लिया हमने, स्पेसिफिक गुड्स जो किसके साथ कवर किए हमने, असर्टेन गुड्स के साथ कवर किए। अब जो खतरनाक बात आती है, अब जो डेंजर बात आती है, कितने तरह के गुड्स पढ़े थे मेनली, अनअसर्टेन, फिर असर्टेन, ठीक है ना, और फिर स्पेसिफिक। तो ये एग्जिस्टिंग गुड्स की कैटेगरी में आते थे। हाँ सर बात आ गई समझ। अब स्पेसिफिक की बात कर ली, असर्टेन की बात कर ली, अब बात करते हैं अनअसर्टेन की ओनरशिप कब जाएगी। सर अनअसर्टेन की, अनअसर्टेन की, अनअसर्टेन का तो मतलब क्या होता है, आप शोरूम में गए, लॉट ऑफ क्वांटिटीज पड़ी हैं अभी आपकी नजरों के सामने, आप देख के खुश हो रहे हो, यार इतनी सारी चीजें, इतनी सारी जीन्स, इतने सारे मोबाइल, इनमें से खरीदना है। तो अनअसर्टेन गुड्स की ओनरशिप कब जाएगी, मुद्दा ये है। अब पता अंतरात्मा क्या कह रही है, अंतरात्मा कह रही है सर अनअसर्टेन गुड्स है, बिल्कुल बिखरे पड़े हैं गुड्स आपके आंखों के सामने, उनकी ओनरशिप तो तभी जानी चाहिए जब मैं उनमें से छांट लूं, है ना, और उनका कांटेक्ट कर लूं कि भाई ये गुड्स मैं खरीद रहा हूं, तो तभी उसकी ओनरशिप आएगी, है ना। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन लॉ इसके बारे में क्या कहता है, हमें एग्जाम में वो लिख के आना है। हम जो सोच रहे हैं, अंतरात्मा जो कह रही है वो सही भी कह रही हो, लेकिन शब्द किसके होने चाहिए, कानूनी होने चाहिए। तो देखो क्या कह रहा है, इन सेल ऑफ अनअसर्टेन, कौन से, असर्टेन नहीं, अनअसर्टेन, अनअसर्टेन गुड्स, ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी, व्हेन बोथ, यानी दोनों नीचे दी हुई कंडीशन पूरी हो जाएं। यानी कि कंडीशन 1 जो खतरा बन रहा है, कंडीशन 2 जो खतरा बन रहा है, ये एक साथ है। यानी क्या गाना गा रहे हैं, हम साथ साथ हैं, है ना, क्या गाना गा रहे हैं, तू जहां मैं वहां, ठीक है। तो दोनों को एक साथ पढ़ना है, एक साथ ही पूरा करना है, तभी अनअसर्टेन गुड्स की ओनरशिप, तभी अनअसर्टेन गुड्स की ओनरशिप बायर को ट्रांसफर्ड मानी जाएगी। सर बात समझ में आ गई, ध्यान से,
बिना किसी टेंशन के ध्यान से पहले देखेंगे। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त है प्रॉपर्टी पास टू बायर व्हेन देयर इज असर्टेनमेंट। सर ये तो बिल्कुल सही बात है भैया। अनअसर्टेन गुड्स में से, सौयों गुड्स में से कार याद है, बहुत सारी कार्स में से जब मैं कार को छांट लूंगा, यानी कि जब मैं कार को सिलेक्ट कर लूंगा, तभी तो उसका कॉन्टेक्ट करूंगा कि भैया ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो असर्टेन गुड्स की डेफिनेशन क्या थी? क्वांटिटी एक्सट्रैक्टेड या क्वांटिटी आइडेंटिफाइड एंड सेट असाइड। सबसे पहली शर्त तो वही होनी चाहिए ना। अनअसर्टेन गुड्स की ओनरशिप की बात तभी पूरी मानी जाएगी या तभी की जाएगी जब वो क्वांटिटी में, अनअसर्टेन गुड्स में से, बहुत सारे गुड्स में से जब मैं क्वांटिटी एक्सट्रैक्ट कर लूंगा और सेट असाइड कर दूंगा। भाई ये गुड्स है ना, इनके बारे में बातचीत होगी, ये खरीदने वाला हूं मैं अब, ठीक है। इनके बारे में बता क्या है, कितने का है, कैसे करेगा, कितना डिस्काउंट देगा, इनके बारे में बात करें। इसलिए सामने क्या बोला, अनअसर्टेन गुड्स की ओनरशिप कब जाएगी? जब वो असर्टेन हो जाए, है ना। और असर्टेन का मतलब क्या होता है? देखो, ज्ञान की बात जो पहले भी पढ़ चुके हो वही मतलब यहां भी लिखा है। असर्टेनमेंट का मतलब क्या होता है? असर्टेनमेंट का मतलब होता है आइडेंटिफाइड एंड सेट असाइड। सेम बात है जो हमने असर्टेन गुड्स की डेफिनेशन में पढ़ा था, आइडेंटिफाइड एंड सेट असाइड। हाँ सर, बात समझ में आ गई, ठीक है। सबसे पहली बात और सबसे पहली शर्त, जब मैं अनअसर्टेन गुड्स की बात करूंगा तो उसकी ओनरशिप की बात तभी चालू होगी जब मैं उन अनअसर्टेन गुड्स में से गुड्स को, कुछ क्वांटिटी को असर्टेन बना दूंगा और उनका असर्टेनमेंट कर दूंगा, यानी उनको छांट लूंगा और अलग से रख दूंगा कि भाई इन गुड्स की बात कर रहा हूं, इन गुड्स को मैं खरीदने वाला हूं। अब ज्ञान की बात क्या है? जब मैं असर्टेनमेंट की बात करता हूं तो असर्टेनमेंट यूजुअली, जनरली क्या होता है? सेलर खुद करता है, ठीक है ना। सेलर खुद कहता है सर ये कार देख लो, है ना, इसके बारे में हम बातचीत कर सकते हैं, आप ये खरीद सकते हो। तो यूजुअली क्या कहा जाता है कि असर्टेनमेंट ऑफ गुड्स एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है ना, जो यूजुअली कौन करता है? डन बाय द सेलर अलोन। सेलर खुद ही कर लेता है, सर ये गुड्स है, ये कार्स है हमारे पास, इनमें से आप देख लो, ये देखो ये बढ़िया कार है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये बात हो गई जब पहला कि गुड्स क्या हो गए? असर्टेन हो जाए। दूसरी बात देखो, असर्टेन तो हो गए, उसके बाद क्या होगा? साथ साथ प्लस असर्टेन होने के बाद क्या होगा? गुड्स मस्ट हैव बीन एप्रोप्रिएटेड। गुड्स क्या हो जाए? एप्रोप्रिएटेड बाय द सेलर एंड बायर विद द कंसेंट ऑफ ईच अदर। एप्रोप्रिएट कर दिया जाए। अब बात आती है सर एप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है ना। बात क्या आती है सर? एप्रोप्रिएट का मतलब क्या है? तो एप्रोप्रिएट का मतलब देखो, सीधा सीधा ये देखो, ये जो मैं एरो बना रहा हूं उस पर ध्यान दो, ठीक है ना। बस यानी एप्रोप्रिएशन या एप्रोप्रिएट ऑफ गुड्स मीन्स सिलेक्टिंग द गुड्स, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से। सेकंड शर्त, दूसरी शर्त यह है, गुड्स क्या हो जाने चाहिए? एप्रोप्रिएट हो जाने चाहिए। यानी अगर मैं बोलूं रिप्लेस कर दूं तो गुड्स क्या, गुड्स का सिलेक्शन हो जाना चाहिए। तो अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं, ठीक है, हालांकि सेक्शन 23 में तो एप्रोप्रिएट वर्ड लिखा है, लेकिन समझने के लिए अगर मैं रिप्लेस कर दूं तो मैं क्या लिखूंगा? गुड्स मस्ट हैव बीन सिलेक्टेड। गुड्स क्या हो जाए? सिलेक्ट हो जाए, यानी गुड्स मस्ट हैव बीन सिलेक्टेड, ठीक है। और सिलेक्ट अगर कर रहे हैं तो विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ बायर एंड सेलर। इसका मतलब क्या है? यानी कि अगर गुड्स सिलेक्ट किया है बायर ने तो वो किसकी सहमति ले ले? तो वो सहमति ले ले भैया कि भाई मैं गुड्स बेचूंगा ये वाले, या मैं गुड्स खरीदूंगा ये वाले, तो बता सहमति दे अपनी, बेचेगा नहीं बेचेगा? तो वो कंसेंट ले रहा है। और अगर गुड्स को सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है ना, किसके द्वारा? सेलर के द्वारा, तो सेलर किससे सहमति ले ले? बायर से सहमति ले ले कि सर ये गुड्स मैंने सिलेक्ट कर लिए हैं, तो इन गुड्स के बारे में बात करेंगे और बताओ ये गुड्स खरीदना चाहोगे आप? तो कह रहे हाँ जी ये वाले गुड्स खरीदूंगा, इसके बारे में बात कर लेंगे, इनको रख लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ असर्टेनमेंट तो यूजुअली सेलर खुद ही कर लेता है, लेकिन सिलेक्शन जो होगा, सिलेक्शन होगा मोस्टली बायर के द्वारा, सेलर की कंसेंट के साथ, या अगर वो सेलर कर रहा है सिलेक्शन तो फिर वो बायर की सहमति जरूर लेगा। सर इन गुड्स को सिलेक्ट कर रहा हूं मैं आपके लिए, ठीक है ना। सर आपका जो लेवल है ना, मतलब आपका जो टेस्ट है ना, उनके लिए ये गुड सबसे बेस्ट है, तो वो आपकी सहमति ले रहा है ना, हाँ यार तू सही कह रहा है ना, यही जचेगा सर, राइट। क्या बात लिखी है?
रात की बात हो क्या लिखी है? एप्रोप्रिएशन मीन्स सिलेक्शन ऑफ गुड्स बाय म्यूचुअल कंसेंट ऑफ बायर एंड सेलर। एक दूसरे की म्यूचुअल कंसेंट से हम सेलेक्ट करते हैं। तो आई होप दोनों बातें एक बात समझ में आ चुकी होंगी। पहली बात, गुड्स को आइडेंटिफाई कर लेना है, यानी पहचान लेना है। ठीक है जी बात। आइडेंटिफाई मतलब गुड्स को मैंने पहचान लिया, ठीक है ना। पहचानने के बाद उन्हें क्या कर लिया? सेलेक्ट कर लिया कि भाई ये गुड्स मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं, ये मेरा सिलेक्शन है, इनके बारे में डील होगी। अगर ये दोनों काम एक साथ हो चुके हैं, राइट, गुड्स का असर्टेनमेंट भी हो चुका है और गुड्स सेलेक्ट भी हो चुके हैं, गुड्स आइडेंटिफाई भी किए जा चुके हैं और आइडेंटिफाइड गुड्स में से उनको सेलेक्ट भी किया जा चुका है कि इन गुड्स का हम कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ओनरशिप अनअसर्टेन गुड्स की तभी पास मानी जाएगी। अब दो क्या लिखा है? गुड्स में भी सिलेक्टेड, सेम बात जो ऊपर है उसी को रिपीट कर रहे हैं। गुड्स में भी सिलेक्टेड आइदर बाय सेलर और बायर विद द कंसेंट ऑफ आइदर पार्टी। आइदर पार्टी मतलब एक दूसरे की कंसेंट से, विद द कंसेंट ऑफ ईच अदर। तो समझाई चुके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंसेंट, जो मैंने सहमति ली है, ठीक है, वो बिफोर और आफ्टर ऑफ एप्रोप्रिएशन, यानी सेलेक्ट करने से पहले भी मैं सहमति ले सकता हूं और सेलेक्ट गुड्स को सेलेक्ट करने के बाद भी ले सकता हूं। ठीक है जी, सेलेक्ट करने से पहले सहमति ले ली कि भाई मैं कुछ गुड्स सेलेक्ट करने वाला हूं भाई, है ना, राइट। अगर मान लो मैं बायर हूं तो मैं सेलर से क्या बोलूंगा? भैया मैं तुम्हारी दुकान से कुछ गुड्स को छांटने वाला हूं, सेलेक्ट करने वाला हूं, ठीक है, बेचोगे ना मुझे? तो मैंने उसकी सहमति पहले ले ली, हाँ सर कोई बात नहीं, आप मैं आपको बेचूंगा। या फिर मैं क्या कर रहा हूँ, गुड्स मैंने सेलेक्ट कर लिए, सर मैंने ये गुड्स सेलेक्ट कर लिए भाई, ठीक है, मुझे ये चीजें पसंद आ रही है, मैंने ये सामान सेलेक्ट कर लिए, गुड सेलेक्ट कर लिए, इसको अब हम, है ना, कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील करेंगे और, है ना, खरीद बेच कर लेंगे। तो कंसेंट आप कभी भी ले सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कंसेंट ओरल, नॉर्मली आप और मैं जाते हैं ना, तो हम तो नॉर्मली कपड़े खरीद लिए तो कंसेंट कैसी होती है? ओरल ही होती है। लेकिन अगर इंडस्ट्रियल गुड्स हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स समझ रहे हो ना, मशीनें लगनी है, ठीक है ना, अब जैसे ये सेटअप है हमारे स्टूडियो का, तो भी इंडस्ट्रियल गुड्स टाइप के हो गए, एक्सपेंसिव गुड्स हो गए, तो उनकी कंसेंट रिटर्न में होगी। तो आई होप बात समझ में आ चुकी होगी कि अनअसर्टेन गुड्स की ओनरशिप कब पास होती है? पहला पॉइंट, जब वो गुड्स क्या हो जाए? आइडेंटिफाइड हो जाए, पहचान हो जाए, और आइडेंटिफाई होने के बाद उनमें सिलेक्शन कर लिया जाए एक दूसरे की सहमति से, तो हम मानते हैं अनअसर्टेन गुड्स की ओनरशिप बायर की जा चुकी है, क्योंकि अब वो उसे खरीदेगा या उसको खरीद चुका होगा। ठीक है जी बात, सर बिल्कुल समझ में आ गई बात। एग्जाम्पल देखेंगे तो और बहुत शानदार तरीके समझ में आ जाएगी बात। अब पहले एग्जाम्पल देखते हैं ये वाला, ठीक है, फिर बाकी बात पढ़ेंगे। केस देखो क्या आया, एक्स एग्री टू सेल 200 बैग्स ऑफ मुरमुरे। मुरमुरे समझ रहे हो ना, वो क्या कहते हैं इंग्लिश में बोल देंगे पफ्ड राइस, ठीक है। तो मुरमुरे पफ्ड राइस का कॉन्ट्रैक्ट किया आउट ऑफ स्टॉक ऑफ 1000 बैग, यानी स्टॉक कितना है? स्टॉक में 1000 बैग पड़े हैं। वो कह रहा है इन 1000 में से, है ना, 200, इन 1000 में से 200 चूज कर लूंगा, राइट। आग लगी भैया, आज तो आग लगा के मानेंगे, ठीक है ना। सारी की सारी 1000 क्वांटिटी, एंटायर 1000 की 1000 क्वांटिटी खराब हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है सर। फिर क्या हुआ? अब आपको बताना है लॉस कौन झेलेगा। भाई लॉस कौन झेलेगा और क्यों झेलेगा इस दो सिचुएशन में? ध्यान से सुनना, ध्यान से। पहली बात जो रेड पेन से लिखी है, इफ नो बैग हैज बीन सेपरेटेड, दोनों, है ना, सेलर और बायर ने एक दूसरे की कंसेंट से गुड्स को एप्रोप्रिएट नहीं किया, ठीक है, और बैग को सेपरेट किया ही नहीं गया था आग लगने से पहले, ठीक है ना। तो सारा का सारा लॉस कौन झेलेगा? राइट, एक्स झेलेगा, सेलर झेलेगा। रीजन जो रेड पेन से लिखा है, एज गुड्स वर नॉट असर्टेन्ड, गुड्स वर नॉट असर्टेन्ड, गुड अभी असर्टेन हुए ही नहीं थे। सर बहुत ही मजेदार बात थी। अब सुनो ध्यान से अगली मजेदार बात, चांद तारे लगाएंगे। 200 बैग्स, यानी 200 बैग ही तो मांगे थे, 200 के 200 बैग
सेपरेट कर लिए गए, सेपरेटेड। ठीक है, जब हम लिख रहे हैं दोनों बैग सेपरेट कर लिए गए, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि वो एक दूसरे की कंसेंट से, है ना, एप्रोप्रिएट हुए हैं, राइट, और उन्हें असर्टेन भी किया गया है। तो क्या लिखा है, Why shall bear the loss? Why shall bear the loss? Because ownership is transferred, क्यों? As goods were ascertained, goods ascertain कर दिए गए हैं। तो यही तो हमने ऊपर पढ़ा कि दोनों की दोनों बातें पूरी हो गई हैं, गुड्स असर्टेन हो गए हैं, एप्रोप्रिएट भी कर दिए गए हैं बायर और सेलर की कंसेंट से, जब उन्होंने अलग से उन गुड्स को सेपरेट किया होगा कि इन गुड्स को हम, है ना, खरीदने वाले हैं। सर मजेदार बात है, ठीक है, मजा ही आ गया। अब देखो आखिरी पॉइंट, इस टॉपिक का आखिरी पॉइंट क्या कहता है, पढ़ना जरा ऊपर क्या बात लिखी है, ध्यान से पढ़ना। वेयर द सेलर डिलीवर द गुड्स टू द बायर और टू द कैरियर। कैरियर मतलब समझ लो क्या है, बायर को गुड्स दे दिए या फिर कैरियर को गुड्स दे दिए। कैरियर के ऊपर लिख लो यहां ट्रक, क्या लिख दो, सर ट्रक वाले को सामान दे दिया, या मैंने वो सामान ट्रेन से जा रहा है तो ट्रेन में चढ़ा दिया, ठीक है, राइट। और अगर शिप से जा रहा है तो सामान मैंने शिप को दे दिया। समझ में ना बात। तो अपन अब अज्यूम कर लेते हैं कि सामान ट्रक से जा रहा है, ठीक है, ट्रक सनी देओल लेके जा रहा है, गाना गाता है मैं निकला गड्डी लेके, है ना, रास्ते पे और सड़क पे ये वाला गाना चल रहा है पीछे पीछे। वेयर सेलर डिलीवर द गुड्स टू द बायर, या तो सेलर ने गुड्स बायर को दे दिए, ठीक है, या फिर ट्रक में रख दिए, जो सेलर बायर के पास भेज रहा है उस ट्रक में रख दिए, ठीक है ना, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर, कि वो भैया बायर के पास ले जा, राइट। एंड सबसे खतरनाक बात, अब समझना ध्यान से, डज नॉट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल। सर ये क्या मतलब है, ये बात समझ में नहीं आई सर, ये पढ़ेंगे अभी, इस टॉपिक के बाद यही पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। सेक्शन 25 बोलता है, सुनना ध्यान से, अभी डिटेल में पढ़ेंगे, कि जब भी सामान सेलर बायर को भेजेगा, ठीक है, और वो सामान ट्रक में लोड होके जाएगा, समझ में आई ना बात, तो सेलर क्या करता है, ट्रक वाले को ये बोल देता है और बायर को भी ये बोल देता है, भाई जब तक 100% पेमेंट नहीं आएगी ना, जब तक 100% पेमेंट तू मुझे नहीं दे देगा, तब तक उस गुड्स का राइट ऑफ डिस्पोजल, डिस्पोजल के ऊपर लिखो यहां सेल, राइट ऑफ सेल मेरे पास ही रहेगा। अगर ट्रक वाला तेरे घर पे पहुंच गया और तूने पेमेंट नहीं दी, तो मैं तभी ट्रक वाले को फोन करूंगा, कह दूंगा भाई वापस आ जा, है ना, इसको गुड्स बेचना बेकार है, मैं किसी अदर पर्सन को, है ना, किसी अदर एक्स पर्सन को उन गुड्स को सेल कर दूंगा, ठीक है, और फिर तू मुझे ये मत बोलियो भाई गुड्स तो मैंने मंगाए थे, ठीक है ना, राइट, मुझे मिलने चाहिए थे और तुमने मेरे घर तक, मेरी चौखट तक पहुंचाकर भी किसी और को दे दिए, ठीक है। तो इसे बोलते हैं राइट ऑफ डिस्पोजल, यानी कि अगर बायर पैसे ना दे तो सेलर एक राइट अपने पास रखता है कि पैसे ना मिलने पर उन गुड्स को मैं बायर की चौखट से वापस लेकर किसी और को बेचूंगा। तो इसको क्या बोलते हैं, राइट ऑफ डिस्पोजल, कि मेरा किसी और को, किसी एक्स को बेचने का राइट जिंदा रहेगा अगर बायर ने वो गुड्स के पैसे नहीं दिए, ठीक है। तो यहां क्या लिखा है, सेलर ने राइट ऑफ डिस्पोजल क्या नहीं किया, रिजर्व ही नहीं किया। इसका मतलब वो क्या कह रहा है कि सर गुड्स जा रहे हैं ट्रक वाले के पास, जाने दो और बायर के पास पहुंचने दो, मैं उसे किसी और को नहीं बेचूंगा भाई, तेरे को ही दूंगा गुड्स। तो क्या मानेंगे, ही डीम्ड मान लेंगे टू हैव एप्रोप्रिएटेड द गुड्स टू द कॉन्ट्रैक्ट, कि सेलर ने वो गुड्स कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बायर को क्या कर दिए हैं, बेच दिए हैं, यानी बायर को ओनरशिप पास कर दी है। तो यहां एप्रोप्रिएट का मतलब क्या है, यहां एप्रोप्रिएट का मतलब है बायर तक, डीम टू हैव एप्रोप्रिएटेड गुड्स टू द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बायर तक ओनरशिप या गुड्स की सेल दे दी गई है। एग्जाम्पल देखो,
तो आपको बात समझ में आ जाएगी, ठीक है ना, बहुत डिटेल में। बिल ऑफ लेडिंग, बिल ऑफ लेडिंग का मतलब है जब हम सामान ट्रेन से भिजवाते हैं, ठीक है, तो मालगाड़ी आती है ना, मालगाड़ी याद है, हाँ सर, मालगाड़ी डब्बे डब्बे होते हैं उसमें। तो अगर सामान मालगाड़ी में रखा है तो वो सामान मेरा है, वो सामान मेरा है, ये कैसे पता लगेगा? तो रेलवे वाले, है ना, रेलवे वाले मुझे एक बिल देंगे, यानी मुझे एक पेपर देंगे, उस पेपर पे सारी डिटेल लिखी होगी कि उनका इतना सामान है ना, 1000 kg है, राइट, इस तरह का पैकेट है, सब डिटेल लिखी होगी। तो वो जो डिटेल पेपर मिलेगा उसे रेलवे वाले क्या नाम देते हैं? उसे रेलवे वाले नाम देते हैं बिल ऑफ लेडिंग, ठीक है ना। सेम केस शिप में, ऐसी जब मैं शिप में अपना सामान लोड करूंगा तो शिप वाले भी मुझे क्या देंगे? बिल ऑफ लेडिंग देंगे। तो बिल ऑफ लेडिंग, है ना, मिल गया, इज मेड आउट इन द नेम ऑफ, मैंने वो किसके नाम पे बना दिया? बायर के नाम पे। ये लो, मैंने कहा भाई बायर को सामान बेचना है ना, बिल ऑफ लेडिंग जो है, ठीक है ना, वो पेपर ही तुम बायर के नाम पे बना दो और उसे भेज दिए। अगर वो पेपर बायर के नाम पे बन गए तो पता क्या माना जाता है? मैंने अपना राइट रिजर्व नहीं किया। क्या माना जाएगा? कि भाई मैंने अपना राइट रिजर्व नहीं किया, आई एम नॉट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल, ठीक है, मैंने अपना राइट छोड़ दिया, रिजर्व नहीं किया, क्योंकि मैं अपने बायर के नाम पे क्या बना दी? बिल ऑफ लेडिंग बना दी। इससे क्या समझ में आई बात? इससे जज साहब ने बोला ओनरशिप इन गुड्स पास फ्रॉम सेलर टू बायर। अगर आपने सामने वाले के नाम पे बिल ऑफ लेडिंग ही बना दी तो हम मानेंगे भाई ओनरशिप तेरी हो गई। इन केस द गुड्स आर सब्जेक्ट टू एक्सीडेंटल लॉस, अगर गुड्स क्या हो चुके हैं? एक्सीडेंट हो गए हैं और उन गुड्स का लॉस हो चुका है, तो बताओ वो लॉस कौन झेलेगा? चाहे वो शिप में हो, चाहे वो ट्रेन में हो। सेलर विल नॉट बी लायबल, सेलर लायबल नहीं माना जाएगा। ये बात समझ में आ चुकी होगी। क्यों? क्योंकि उसने एक तो अपना राइट टू डिस्पोजल रिजर्व नहीं किया, ठीक है। कैसे पता लगा? क्योंकि वो बायर के नाम पे उसने बिल ऑफ लेडिंग बना दी, तो लॉस बायर का होगा, क्योंकि बिल ऑफ लेडिंग उसके नाम पे बनती है। हम ये मान लेते हैं कि ओनरशिप भी पास हो चुकी है बायर के पास। तो ये बात समझ में आ चुकी होगी सर? बिल्कुल समझ गए, है ना। मजा ही आएगा, केस पढ़ के ध्यान से पढ़ेंगे, एग्जाम्पल और केस, कोई टेंशन नहीं है। अब देखो यहां एक वर्ड आया है, ठीक है, क्या? राइट ऑफ डिस्पोजल, ये मैंने तुम्हें समझा दिया। अब देख लेते हैं सेक्शन 25 ही इसके बारे में क्या कहता है। जो हमने बात कही क्या वही बात लिखी है? हाँ सर, बिल्कुल वैसे ही लिखी है। तो नोट्स को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे बिना टेंशन के और देखेंगे सेक्शन 25 क्या कहता है। ये रहा आपकी आंखों के सामने, बिना टेंशन के। रिजर्वेशन ऑफ राइट टू डिस्पोजल, है ना, दैट इज राइट ऑफ सेलर टू रीसेल द गुड्स टू एनी अदर पर्सन। ये तो बताया कि मैं सेलर हूं और मैंने आपको सामान बेचा है, तो भैया मैं अपना राइट एक रिजर्व कर देता हूं पहले से ही, कि जब तक मोस्टली पता है कब होता है? पैसों के खेल में। भाई जब तक तू मुझे पैसे नहीं देगा ना सारे, मैं उसको कभी भी रीसेल कर दूंगा किसी और को, ठीक है ना। भैया मैं सेलर हूं और तुम स्टूडेंट प्यारे प्यारे तुम बायर हो। मैंने बोल दिया जब तक पैसे नहीं दोगे मैं तुम्हें गुड्स नहीं दूंगा, और मैं अपना राइट रिजर्व करता हूं कि आई विल सेल, मैं किसी को भी सेल कर दूंगा। भाई एक बात ध्यान रखना, पैसे टाइम पे दे देना। तो देखो सर क्या यही बात लिखी है? बिल्कुल यही लिखी है। सेलर क्या कह रहा है? द सेलर विश टू कीप द ओनरशिप विद हिम अंटिल, सेलर चाहे कि वो ओनरशिप अपने पास रखे अंटिल, कब तक? सम स्पेसिफिक कंडीशन आर सेटिस्फाइड, जब तक कुछ कंडीशन पूरी ना हो जाए। मेनली प्रैक्टिकल लाइफ में वो स्पेसिफिक कंडीशन पता है क्या है? भैया पैसा, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसा नहीं मिलेगा तब तो भैया ओनरशिप मेरी रहेगी, ठीक है। इसे बोलते हैं रिजर्वेशन ऑफ राइट टू डिस्पोजेबल। एक्शन ऑफ सेलर शोन दैट द ओनरशिप विल नॉट पास टू द बायर अंटिल कंडीशन स्पेसिफाइड। कंडीशन क्या है? अंटिल पेमेंट आर रिसीव्ड, जब तक पेमेंट नहीं आ जाए तब तक मैं ओनरशिप अपने पास रखूंगा और मैं जब चाहूं किसी और को बेच दूंगा अगर डेडलाइन तक पेमेंट नहीं दी। एग्जाम्पल शेम टू शेम लिखा है, शेम टू शेम। एक्स ने गुड्स यानी फर्नीचर
कंपनी को भेजे ट्रक से, ठीक है, ट्रक जा रहा है बहुत ही रफ्तार से सनी देओल लेके, ठीक है ना, फर्नीचर यहां लोड है, राइट। अब एक्स ने सनी देओल को बोला, ट्रक ड्राइवर को बोला, भाई सामान जब तक ग्राहक के यहां मत उतार दियो भाई, जब तक कि पेमेंट ना मिल जाए कंपनी से, ठीक है, समझ आ गई ना बात। जब तक पेमेंट ना मिल जाए सामान, है ना, नहीं उतारना। द प्रॉपर्टी पासिस ओनली, प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप, ओनरशिप तभी पास होगी जब कंपनी वाले पेमेंट दे देंगे 100%, तभी वो सामान को वहां पे क्या करेगा, उतारेगा फैक्ट्री के अंदर या कंपनी के अंदर। अगर ऐसा नहीं हुआ, कंपनी वाले कह रहे नहीं दे रहे पेमेंट, भाई अब बता क्या कर लेगा, नहीं दे रहे ये तो बता कर क्या लेगा, ठीक है। तो जज साहब ने बता क्या बोला, सुनो मेरी बात, स्पेसिफाइड कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, यानी कि पेमेंट नहीं आई, ठीक है जी। अगर पेमेंट नहीं आई, सेलर में टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, ये लो ये कर देंगे, सेलर जो है वो कहेगा बोल पेंसिल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, ठीक है ना। और क्या करेगा, यही तो पढ़ रहे हैं, यही तो राइट है किसी और को बेचने का, वो किसी और को सेल कर देगा, है ना, एट हिज ओन विल, जिसको वो चाहे किसी को भी, है ना, सेल कर सकता है, जो उसे सही दाम दे देगा, राइट। इसका मतलब क्या पता लगा, ओनरशिप विल रिमेन विद द सेलर, ओनरशिप सेलर की ही रहेगी इफ द गुड्स आर डिलीवर्ड टू बायर और हिज एजेंट, चाहे आप गुड्स को बायर के यहां छोड़ दो, ट्रक वाला बायर के गोडाउन में, कंपनी के गोडाउन में पहुंच गया, कंपनी के अंदर ट्रक लेके खड़ा है, तो बायर के पास गुड्स पहुंच गए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ओनरशिप तो सेलर की ही मानी जाएगी, ओनरशिप रिमेन्स विद द सेलर, ठीक है ना, राइट। अब क्या बात आती है, किन केसेस में प्रिज्यूम्ड, समझना ध्यान से, किस केसेस में माना जाता है, प्रिज्यूम किया जाता है कि सेलर ने अपना राइट रिजर्व कर दिया, है कि नहीं बात। किस केस में प्रिज्यूम, समझ रहे हो, प्रिज्यूम मतलब मान लेंगे, किस केस में हम मान लेंगे कि सेलर ने अपना राइट रिजर्व कर रखा है, राइट कौन सा, रीसेल करने का किसी और को, ठीक है ना, किसी और को रीसेल करने का राइट रिजर्व कर रखा है, ठीक है। पहली बात ध्यान से पढ़ेंगे, वेयर द सेलर सेंड द गुड्स टू बायर थ्रू कैरेज, कैरेज मतलब फिलहाल क्या लिखते हैं, ट्रक, है ना, ट्रक या ट्रेन, है ना, वेयर द सेलर सेंड द गुड्स टू द बायर थ्रू ट्रक, बट जो ऊपर एग्जाम्पल पढ़ा, बट डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, बिल ऑफ लेडिंग, हाँ सर याद आ गई बात, बिल ऑफ लेडिंग यानी कि रेलवे रिसिप्ट कह दो या बिल ऑफ लेडिंग, है ना, शिप में भी बिल ऑफ लेडिंग यूज कर लेते हैं, है ना, बिल ऑफ लेडिंग इन हिज ओन नेम, अगर उसने बिल ऑफ लेडिंग किसके नाम पे बनाई है, सेलर ने अपने नाम पे बनाई है, राइट, जैसे हमने ऊपर एग्जांपल पढ़ा, अपने नाम पे ही बिल ऑफ लेडिंग बनाई है, तो इसका मतलब क्या माना जाएगा, क्या प्रिज्यूम किया जाएगा कि सेलर ने बिल ऑफ लेडिंग अपने नाम पे बनाई है, तो ओनरशिप वो खुद रख रहा है। So the goods are delivered to the buyer only on the order of seller, यानी सेलर जब चाहेगा या जब ऑर्डर देगा तभी वो बायर की ओनरशिप में जाएंगे, क्योंकि उसने अपने नाम पे बिल ऑफ लेडिंग बनाई। तो क्या रखोगे, माना क्या जाएगा कि ये सेलर की ओनरशिप है अगर वो बिल ऑफ लेडिंग अपने नाम पे बनाता है। एग्जाम्पल देख लो, बिना किसी टेंशन के एग्जाम्पल समझ में आ जाएगी बात, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं है। देखो ध्यान से क्या लिखी है बात, एक्स ने कुछ गुड्स क्या किए, बेचे वाई को, किस शर्त पर, ट्रेन से जाएंगे, रेलगाड़ी चुक 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 करते हुए, बचपन की तरह, है ना। गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए इन द कोर्स ऑफ जर्नी, यानी कि ट्रेन में आग लग गई या कुछ भी होगा, गुड्स खराब हो गए। आपको बताना है मसला क्या है और मसला सॉल्व कैसे होगा, ठीक है जी। रेलवे रिसिप्ट इज टेकन इन द नेम ऑफ एक्स, रेलवे रिसिप्ट टेकन इन द नेम ऑफ एक्स, ठीक है ना। एक्स कौन है, सेलर।
सेलर के नाम पे रेलवे रिसिप्ट है, तो इसका मतलब सेलर के नाम पे रेलवे रिसिप्ट है, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि हम ये प्रिज्यूम करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि ओनरशिप सेलर की ही है क्योंकि उसने बिल ऑफ लेडिंग अपने नाम पे बनाई है। एक्स विल हैव टू बियर द लॉस बिकॉज ओनरशिप हैज नॉट येट ट्रांसफर्ड। ओनरशिप अभी ट्रांसफर्ड नहीं हुई है। सर समझ गए बात? बहुत ही तुच्छ सी बात थी। अगला तो आपको पता है क्या होगा? इफ रेलवे रिसिप्ट यानी कि बिल ऑफ लेडिंग इज टेकन इन द नेम ऑफ वाई, वाई के नाम पे बना दी, ठीक है। यानी कि जब आपने वाई के नाम पे बिल ऑफ लेडिंग बना दी तो फॉर एग्जाम्पल भी यही था कि वो वाई की ओनरशिप में अप्रोप्रिएट मान लिया जाता है, ट्रांसफर्ड मान लिया जाता है। तो वाई विल हैव टू बियर द लॉस बिकॉज क्या लिखा है? ओनरशिप हैज ऑलरेडी बीन ट्रांसफर्ड। ओनरशिप ट्रांसफर हो गई क्योंकि वो रेलवे रिसिप्ट या बिल ऑफ लेडिंग किसके नाम पर है? वाई के नाम पर है। तो अब ओनर कौन हुआ? ओनर बायर है ना सर? बिल्कुल समझ में आ गई बात। बहुत ही आसान सी बात है, आसान सा लॉजिक है, राइट। अगला देखो क्या लिखा है दूसरे केस में, यानी कि प्रिज्यूम। हम क्या प्रिज्यूम कर रहे हैं? दैट सेलर हैज रिजर्व द राइट, ठीक है। मुद्दे समझ बैठ जाना। हम प्रिज्यूम कर रहे हैं सेलर के पास राइट है गुड्स को किसी और को बेचने का, ठीक है। कब? वेयर द सेलर सेंड बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज तो आपके कोर्स में भी है, ठीक है, आपने पढ़ा भी है, जिसमें हम बिल रिसेबल, बिल्स पेबल, ये वाली कहानी है ना, सॉल्व करते हैं अकाउंट्स में। वेयर द सेलर सेंड बिल ऑफ एक्सचेंज यानी उसने बिल भेजा along with the रेलवे रिसिप्ट या फिर बिल ऑफ लेडिंग, ठीक है ना। रेलवे रिसिप्ट के साथ और बिल ऑफ लेडिंग के साथ उसने क्या भेजा? एक बिल भेज दिया, ठीक है, कि भाई ये तो है रेलवे रिसिप्ट, ठीक है, और ये है बिल। दो पेपर गए किसको? बायर को। वेयर द प्रायर कंडीशन इज दैट, प्रायर कंडीशन यानी कि सबसे मेन कंडीशन यही है, ओनरशिप विल बी ट्रांसफर टू द बायर, यानी कि उन गुड्स की ओनरशिप बायर को दे दी जाएगी ओनली इफ, ओनली एंड ओनली अगर बायर एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है ना। तो भैया तुम्हें पता ही है जब अकाउंट्स में क्वेश्चन करते थे तो क्या होता था? बायर क्या कर देगा, यानी कि जिसको बिल भेज रहे हैं उसको क्या करना पड़ता है? वो एक्सेप्ट करना पड़ता है। क्वेश्चन में भी यही लिखा होता था कि एक्स ने वाई को बिल भेजा, वाई ने एक्सेप्ट कर लिया, राइट। तो देखो क्या बात लिखी है, ठीक है, यही बात लिखी है। अगर दो पेपर एक साथ गए हैं, एक तो बिल ऑफ एक्सचेंज गया है यानी कि, ठीक है ना, बिल भेजा है, और एक रेलवे रिसिप्ट भेजी है यानी कि रेलवे का पेपर भेजा है, और उसमें प्रायर कंडीशन यही है कि रेलवे से ओनरशिप आपके पास तभी चली जाएगी, या ट्रक से हो, शिप से हो, ओनरशिप बायर के पास तभी जाएगी जब वो इस बिल को एक्सेप्ट कर लेगा। तभी तो पेमेंट मिलेगी मुझे, जब वो बिल को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। इसका रिवर्स क्या बना? अगर सामने वाले बंदे ने बिल को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, अगर सामने वाले बंदे ने बिल को एक्सेप्ट नहीं किया तो ओनर कौन रहेगा? ओनर इज सेलर, सेलर ही ओनर रहेगा, और वो जब चाहे सामान को किसी और को बेच सकता है, वो जब चाहे उन गुड्स को, ठीक है, रीसेल कर सकता है, राइट। यानी उसका राइट रीसेल का रिजर्व माना जाएगा अगर बायर ने बिल को एक्सेप्ट नहीं किया, राइट। आई होप बात बहुत अच्छे से विद एग्जाम्पल, विद केसेस आपको समझ में आ चुकी है, राइट, कि हमने क्या टॉपिक आज कवर करे हैं। ध्यान से इसको पढ़ेंगे, नोट करेंगे, राइट। उम्मीद है अब तक का टॉपिक आपको बिल्कुल टिप्स पे होगा। तो मैं मिलूंगा, तब तक थोड़ा इंतजार कीजिए एक नए लेक्चर में, एक नए सेक्शन के साथ, एक नई कहानी के साथ, राइट। तब तक आपको पता है करना क्या है, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ताकि हम आसमान की सक्सेस की ऊंचाइयों तक पहुंच सके। तो चलता हूं, दुआओं में याद रखना।